नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमेधा भोसले। हमारे चैनल मुद्द्याची गोश्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कौस्तुभ दिंडोरकर को। डॉक्टर कौस्तुभ दिंडोरकर इस विषय के यानी न्यूरोसर्जन हैं। वे इसमें सुपर स्पेशलिस्ट हैं। इसका मतलब क्या है? तो पहले उन्होंने 5.5 साल पढ़ाई करके MBBS पूरा किया पुणे के बीजे मेडिकल से। उसके बाद वहीं से यानी बीजे मेडिकल कॉलेज से ही 3 साल पढ़ाई करके सर्जरी MS जनरल सर्जरी की। उसके बाद अगले 3 साल उन्होंने न्यूरो सर्जरी में MCH सुपर स्पेशलिटी की और उसके बाद दिल्ली नेशनल बोर्ड से DN.B सुपर स्पेशलिटी की। इतनी लंबी शिक्षा लेने के बाद यानी शिक्षा का यह लगभग 14 से 15 साल का दौर पूरा करने के बाद उन्होंने जापान में फेलोशिप भी की है। इतने उच्च शिक्षित व्यक्तित्व आज हमारे बीच मौजूद हैं। वे दीनानाथ अस्पताल से जुड़े हुए हैं। वहां आने वाले DNB छात्रों का वे मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें हम उनके शिक्षक कह सकते हैं। अन्य कई संस्थाओं में उन्होंने पहले यह काम किया है और अभी भी वे एक बद्दी सर्जरी करके अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर यहाँ आए हैं। डॉक्टर कौस्तुभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सचमुच आपकी तारीफ करनी होगी क्योंकि इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप इतने बेहतरीन तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं और पुणे में आपका नाम बहुत मशहूर है, विशेषकर छात्रों के बीच, क्योंकि मैं ये अक्सर उन छात्रों से सुनती हूँ जिनके संपर्क में मैं आती हूँ। तो आज का हमारा विषय है रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मैंने सुना था कि मानव रीढ़ की संरचना बाद में बहुत बदल जाती है। इसी वजह से यह छोटों के प्रति संवेदनशील है, यानी इसकी बनावट ऐसी है कि यह छोटों को न्योता देती है। क्या यह सही है? आज हमने जो ये विषय लिया है रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य, यह जन जागरूकता के लिए और आज की हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी या जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है उसमें यह अत्यंत उपयोगी विषय है, क्योंकि इस विषय को जानने से, इसमें मौजूद सही और गलत धारणाओं की जानकारी लेने से हम सभी का जीवन वास्तव में खुशहाल और संतोषजनक हो सकता है। तो मणकों के स्वास्थ्य के इस विषय में सबसे पहले हम मणकों की बनावट और उनके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो हमारे शरीर में मणकों की जो रचना है वह इसलिए की गई है क्योंकि वह एक आधार स्तंभ तो है ही, जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य मज्जा तंतु या मज्जा संस्था की वह मुख्य केबल है जिससे सभी नर्व्स शरीर तक जाती हैं। ये चेता संस्था सभी अंगों को सिग्नल देती है और उनसे सिग्नल लेती है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी की यह जो संरचना है उसी के बीच से इसका रास्ता होता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी मज्जा तंतु और नर्व्स, ये सभी इसी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरते हैं और वहीं से ये नसों को नर्व सप्लाई देते हैं, जिससे वे संदेश पहुंचाते भी हैं और वहां से फीडबैक भी लेते हैं। इसलिए हमारे शरीर के लगभग सभी कार्य जिन्हें मस्तिष्क नियंत्रित करता है, उन्हें नियंत्रित करने का काम यह मज्जा तंतु या चेता संस्था करती है। इसलिए यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी यहीं से बाहर निकलती है। इसलिए इसका स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन भी मिलता है ना इससे। हाँ, तो यही मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इसमें जो पहले 7 मनके हैं वे गर्दन के हैं, जिन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इसके बाद जो 12 मनके हैं वे थोरेसिक या जिसे हम पीठ कहते हैं, जिसके साथ पसलियां जुड़ कर एक लचीला पिंजरा बनाती हैं। और यह लचीला पिंजरा हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स या महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे हृदय, फेफड़े, लीवर, स्प्लीन, इनके चारों ओर एक आवरण या एक सुरक्षात्मक पिंजरा तयार करण्यात मदत करतो आणि शेवटचे कमरेचे 5 मणके आपल्या पेल्विस किंवा कटिबंधाशी जोडलेले असल्यामुळे आपल्या धडाचे संपूर्ण वजन यातून पुढे जाते। इसलिए स्पाइन यानी वर्टेब्रल कॉलम के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं
और हर जगह इसके अलग अलग उपयोग हैं। जैसे गर्दन और कमर में लचीलापन थोड़ा ज्यादा होता है और अधिकतम हलचलें गर्दन और कमर में ही होती हैं। पीठ की हलचलें तुलनात्मक रूप से कम होती हैं क्योंकि इसका मुख्य कार्य सुरक्षा और इस पिंजरे को सहारा देना है। प्रकृति ने कितनी सुंदर सटीकता से रचना की है, ये कहना पड़ेगा कि ये हर अंग को सुरक्षा देने वाली एक पूरी संरचना है। लेकिन फिर गर्दन और कमर में ही सबसे ज्यादा चोटें क्यों लगती हैं? तो इसलिए जहां हलचल ज्यादा होती है वहां आम तौर पर हमारे दैनिक जीवन के शारीरिक तनाव आते हैं। आज के समय का सबसे बड़ा तनाव मोबाइल है। हम देखते हैं कि बच्चे, बड़े और यहां तक कि बुजुर्ग भी घंटों तक मोबाइल में नीचे देखकर बैठे रहते हैं। मोटरसाइकिल पे जाते समय भी ऐसी कुछ मोटरसाइकिल, बिल्कुल सही। तो गर्दन की ऐसी हरकतें और उन्हें लगातार उसी स्थिति में रखना, इसकी वजह से सर्वाइकल यानी गर्दन के जो मनके हैं उन पर तनाव आता है, उनकी घिसावट बढ़ाती है और लोगों को इसकी वजह से अलग अलग तरह की तकलीफें होती हैं। उसी तरह कमर की जो बीमारियां हैं वे आजकल बहुत बराच गई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जीवन शैली बैठने वाली हो गई है। घंटों तक बैठे रहना, गलत तरीके से बैठना, आपको लेटकर पढ़ाई करना, पेट के बल सोना, अगर कोई इंसान अपना ज्यादातर दिन इस तरह बिताता है तो उसकी शारीरिक घिसावट और बढ़ जाएगी। तो इसी के बारे में आगे बताते हुए एक बहुत ही आम गलतफहमी है। जो मरीज अक्सर बात करते समय कहते हैं कि मनके में गैप आ गया है, तो मनके में गैप, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बात करेंगे। बस मुझे उससे पहले ये पूछना था कि क्या ऐसा है कि माँ के गर्भ में होते समय ये सी शेपर में होता है और फिर बाद में धीरे धीरे गर्दन संभालने पर ये एस शेप में बदल जाता है, इसीलिए क्या उन दो कर्व्स में ज्यादा लचीलापन होता है और वहीं ज्यादा दर्द की समस्या होती है? माँ के गर्भ में रहते समय जगह के समायोजन के लिए यह जगह कम से कम हो, इसके लिए रीढ़ की हड्डी सी आकार की होती है। परंतु जैसे जैसे जन्म होता है और बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसमें ताकत आने लगती है। सिर का वजन ज्यादा होने के कारण शुरुआत में, जैसा हम कहते हैं, छोटे बच्चे की गर्दन नहीं संभलती, गर्दन नहीं टिकती। तो जब उसमें वह ताकत आती है तब वह गर्दन संभालना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चा बैठना शुरू करता है, उसके बाद खड्डा होना शुरू करता है। तो इन सभी अंगों या मांसपेशियों में जैसे जैसे थोड़ा विकास होता है वैसे वैसे ये हलचल होती है और आमतौर पर बच्चा जब 1 से 1.5 साल का हो जाता है तो वह जीवन भर चलने दौड़ डचने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमारे जीवन में इन सभी रीढ़ की हड्डियों की असली परीक्षा शुरू होती है। सही है। ऐसा कहा जाता है कि परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे भी हम परिवार की रीढ़ कहते हैं, यानी रीढ़ हमारे शरीर को लगातार सहारा देती है, इसीलिए सहारा देने वाले व्यक्ति को हम रीढ़ कहते हैं। इतना उसका महत्व होता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी कहा, इसमें वास्तव में 3 कर्व होते हैं और ये कर्व संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। तो गर्दन का जो ऊपरी कर्व होता है वह शुरुआत में कॉन्वेक्स होता है, उसके बाद ये थोड़ा कॉन्केव होता है और फिर से कॉन्वेक्स होता है। तो ये ऊपर और नीचे का कर्व एक जेंटल स्लोपिंग एस जैसा होता है। उस हिसाब से अगर ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट एक सीध में रहे तो व्यक्ति का स्पाइन बहुत ही बैलेंस्ड माना जाता है। सही है। और उस कर्व की वजह से मुझे लगता है कि अचानक झटका लगने पर भी रीढ़ की हड्डी पर असर नहीं पड़ता। नहीं, मतलब ये एक अच्छे स्वस्थ स्पाइन की निशानी है। जब हम मरीज का एक्सरे देखते हैं या मरीज का पोस्चर देखते हैं तब रीढ़ की हड्डी के एक्सरे या मरीज के पोस्चर में मरीज की गर्दन सीधी होती है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं कि जब हम सैनिकों की ट्रेनिंग देखते हैं तो उन्हें क्या बताया जाता है, सिर तान के और कंधे पीछे तान के, इसलिए नजर सीधी और कंधे पीछे। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी का पोस्चर बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। हम कहते हैं सिर उठाकर सीधे सिर करके जिए, सीधी रीढ़ के साथ खड़े रहें, तो इसका ये महत्व है। इसलिए सही कहा। अब आप उस गैप के बारे में क्या बता रहे थे? ये मणके की गैप है। तो जैसा हमने पहले कहा कि मणकों में लचीलापन होना चाहिए क्योंकि इसके बिना हलचल संभव नहीं है।
तो इसके लिए प्रकृति ने ऐसी रचना की है कि इन सभी मणकों के बीच, जिसे हम सामान्य भाषा में चक्की या गद्दी कहते हैं या मेडिकल भाषा में इसे डिस्क कहते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये गद्दी की एक व्यवस्था की गई है। तो ये गादियां क्या करती हैं, ये गादियां इनके बीच थोड़ी जगह बनाती हैं और इस जगह की वजह से जैसा कि हम देखते हैं यहाँ जो फोरामेन या एक छेद है जहां से हर जगह से एक नस बाहर निकलती है और वह उस स्तर पर जाकर उन अंगों को सप्लाई करती है। दूसरी बात यह है कि यह एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जब हम चलते हैं, जब हम कूदते हैं या कोई भी हलचल करते हैं, तब ये मनके जो हमारा पूरा भार उठाते हैं, धड़ का भार उठाते हैं, उनमें ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो गादी यानी इंटरवर्टेब्रल डिस्क की हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तक हुए सभी शोधों में यह देखा गया है कि यह इंटरवर्टेब्रल डिस्क एक टायर और ट्यूब जैसी संरचना होती है। उसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सख्त होता है टायर की तरह और अंदर का हिस्सा ट्यूब जैसा होता है या उसमें जेली भरी होती है। इसकी वजह से अगर हम सोचें तो थोड़ा कुशनिंग मिलता है। तो इन इंटरवर्टेब्रल डिस्क की वजह से हमें सारे झटके महसूस नहीं होते। आज आप गाड़ी या बस में सफर करते हैं तो उससे हमारे दिमाग को झटके महसूस नहीं होते या दौड़ते समय भी ये झटके महसूस नहीं होते, क्योंकि ये सारे झटके सोख लिए जाते हैं। इसलिए इस इंटरवर्टेब्रल डिस्क का भी अपना महत्व है, क्योंकि इसकी वजह से भी कई समस्याएं हो सकती हैं। सच कहूं तो मुझे आपके साथ अभी इस पर चर्चा करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इस पर जो शोध हुआ है उसमें यह देखा गया है, जैसे हम टायर का प्रेशर चेक करते हैं वैसे ही इंटरवर्टेब्रल डिस्क पर आने वाला जो दबाव है उसे मापा जाता है। तो यह दबाव सबसे कम सोते समय होता है, क्योंकि इस पर हमारे धड़ का कोई भार नहीं होता, इसलिए सोते समय यह दबाव बहुत कम होता है। खड़े रहने पर भी यह काफी कम होता है, क्योंकि हमारा वजन दोनों पैरों से जमीन की ओर जाता है। लेकिन जब हम बैठते हैं और गलत तरीके से बैठते हैं, पीछे झुककर बैठते हैं, तब सबसे ज्यादा दबाव इसी इंटरवर्टेब्रल डिस्क पर होता है। तो फिर वे एर्गोनॉमिकली कुर्सियां डिजाइन करते हैं। बिल्कुल सही। तो जो एर्गोनॉमिक कुर्सियां डिजाइन की जाती हैं, उनके डिजाइन में यह देखा जाता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, उसे हर तरफ से सपोर्ट मिले। इसे स्पाइनल एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। जब हम गर्दन पर अत्यधिक तनाव देते हैं, जैसे लगातार गर्दन को एक ही कोण में रखना, एक ही जगह देखते रहना या कमर झुकाकर बैठना या कंप्यूटर के सामने स्क्रीन का स्तर आंखों के सामने न रखकर ऊपर या नीचे रखना, इसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी पर लगातार दबाव बना रहता है और उस दबाव के कारण उस पर जो प्रेशर होता है वह सही तरीके से न होने के कारण उसका डिजेनरेशन होने लगता है। तो क्या घिसाव होता है? उनकी घिसावट होती है और घिसावट होने के कारण, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी मनकों को बहुत सारी मांसपेशियां सहारा देती हैं। अगर हम सोचें कि हमने कुछ ब्लॉक रखे हैं या ठोकले रखे हैं और उन ब्लॉकों को सीधा रहने के लिए, शरीर की हलचल के दौरान उन्हें स्थिर रखने के लिए कई मांसपेशियां होती हैं। स्पाइन इरेक्टस। हाँ, तो इन्हें हम कोर मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मांसपेशियां शरीर की हलचल न होने पर भी जब हम बैठे होते हैं या खड़ी ढीगे होते हैं, तब इस स्पाइनल यानी इस वर्टेब्रल कॉलम को सपोर्ट देती है। तो इन मांसपेशियों का स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पूरा शरीर सीधी स्थिति में, सीधे खड़े रहने की स्थिति को बनाए रखना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इन मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और इस ढीलेपन के कारण रीढ़ की हड्डी के ये ब्लॉक हिलने लगते हैं। और फिर हम कहते हैं कि यह एक संयोजन है कि घिसाव के कारण डिस्क के बीच की जगह कम हो जाती है। ये सभी ब्लॉक्स हिलने लगते हैं और फिर असली घिसावट इन हड्डियों या इनके जोड़ों में शुरू हो जाती है और फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो हम उम्र के साथ होने वाली बीमारियां कहते हैं, वे मरीजों को परेशान करने लगती हैं। आजकल की जीवन शैली और गलत तरीके से बैठने की वजह से ये बीमारियां अब हम युवाओं में भी देखने लगे हैं।
आजकल कम उम्र में ही पीठ दर्द जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है कि ये जो जैन जी है उन लोगों ने शायद मैदान पर बहुत कम समय बिताया है, ऐसा दिखता है। यानी इस वजह से उनके रीढ़ की हड्डी में उतनी मजबूती नहीं है। ताकत नहीं है वह खेलना, बचपन का खेल या जवानी में स्पोर्ट्स में गतिविधियां करना और एक सक्रिय जीवन शैली जीना रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी की सभी बीमारियां केवल घिसाव के कारण नहीं होती हैं। रीढ़ की हड्डी की कुछ बीमारियां जिनके बारे में हम सुनते हैं वे जन्मजात हो सकती हैं। उनकी बनावट में कुछ दोषों के कारण या कभी कभी रीढ़ में संक्रमण भी हो सकता है। संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है। पहले किसी भी उम्र में ट्यूबरक्लोसिस का संक्रमण बहुत आम था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर बेहतर हो रहा है हमने ट्यूबरक्लोसिस पे काफी हद तक काबू पा लिया है। उस लिहाज से अब ये इन्फेक्शंस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज की वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हमें रीढ़ की हड्डी में गांठें भी दिखाई देती हैं। ये गांठें या ट्यूमर मणकों के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं और इनकी वजह से भी मरीजों को समस्या आती है। यानी ये गांठें मणकों के बाहरी हिस्से में हो सकती हैं या अंदरूनी खाली जगह में, जिसे हम इंट्रास्पाइनल कहते हैं। फिर वहां भी अलग हिस्से होते हैं जहां स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकते हैं जिसे हम इंट्राड्यूरल कहते हैं, या फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंस में हो सकते हैं जिसे हम इंट्रामेडुलरी कहते हैं। तो ये सभी ट्यूमर्स या ट्यूमर्स की वजह से होने वाली परेशानियां हमें कुछ जांच किए बिना पता नहीं चलती। तो इसके लिए आमतौर पर एमआरआई जैसी जांचें की जाती हैं। मुझे एक बात बताइए कि ट्यूमर होने का क्या कारण होता है, या पीठ दर्द और गर्दन दर्द के कारण तो हमने देखे, जैसे मोबाइल गलत तरीके से पकड़ी एचना, गलत पोस्चर या नीचे झुककर बहुत देर तक काम करना जैसे आईटी वाले करते हैं, या गर्दन को सही स्थिति में ना रखना, जैसे ये कारण है। वैसे ही ट्यूमर होना, गांठें बनना या इन्फेक्शन होने के क्या कारण होते हैं? तो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। गर्दन दर्द और कमर दर्द आज के समय में किसे नहीं है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में गर्दन और कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि 85 से 90% आबादी को जीवन में एक बार कमर या गर्दन दर्द जरूर होता है। तो इसके कारण बहुत हैं और इसमें अत्यंत साधारण कारण भी शामिल हैं। जैसा कि हमने आज कहा कि गलत तरीके से गर्दन रखना, तकिया गलत होना या सोने का तरीका गलत होना, तकिए पर गर्दन रखकर सोना, सख्त सतह पर गर्दन रखकर सोना, इस तरह से, या कमर में भी जैसा हम सुनते हैं साधारण मोच आना, यानी या फिर हेलमेट पहनने के बाद भी गर्दन में दर्द होता है क्या? हेलमेट पहनने के बाद गर्दन दर्द का विषय थोड़ा विवादास्पद है, विवादास्पद है। कुछ लोगों का कहना है कि गर्दन में दर्द होने के कारण हम हेलमेट नहीं पहनते। अगर गर्दन का स्वास्थ्य ठीक है तो हेलमेट दिमाग की सुरक्षा के लिए पहना जाता है, और दिमाग की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए गर्दन दर्द के मरीज कभी कभी कहते हैं कि मैं गर्दन दर्द की वजह से हेलमेट नहीं पहनता। तो इसका जवाब मैं आज यही कहूंगा कि आप अपनी गर्दन का स्वास्थ्य सुधारें, लेकिन हेलमेट जरूर पहनें। तो जब हम बात कर रहे थे कि गर्दन दर्द और कमर दर्द, तो ये कभी कभी बहुत ही साधारण या छोटी मोटी बातों की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे कमर अकड़ना, बहुत देर तक यात्रा करना, बिना आदत के भारी सामान उठाना, जिसे हम मराठी में लचकना, कमर लचकना या मोच आना कहते हैं, या जिसे हम लंबर स्ट्रेन या नेक स्ट्रेन होना कहते हैं। ये सामान्यतः मांसपेशियों में खिंचाव के प्रकार हैं। इसलिए भी हाई हील्स पहनती है। यह हील्स पहनती हैं। तो पोस्चर यानी हमारे शरीर का जो कुल संतुलन है, अगर वह कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से बिगड़ गया हो या आदत न होने पर कोई काम किया हो, जैसे हम किसी रबर बैंड को उसकी क्षमता से ज्यादा खींचते हैं तो वह टूट जाता है, उसी तरह ये मांसपेशियां भी चोटिल हो सकती हैं। तो ये स्पोर्ट्स में चोटिल हो सकते हैं या बिना आदत वाली क्रिया करने से इनमें चोट लग सकती है। तो ये साधारण समस्याएं हैं।
मैं यहाँ सभी को बताना चाहूँगी कि पिछले 35 वर्षों से मैं पुणे के भंडारकर रोड स्थित स्टेटस हेल्थ क्लब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से इसके बारे में विशेष प्रशिक्षण लिया है। मेरा विशेषज्ञता मोटापा कम करने में है और मेरे पास आने वाली लगभग सभी महिलाओं को कमर दर्द की समस्या रहती है। मैंने मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी में जर्मन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, इसलिए हम यहाँ शुरुआत में व्यायाम के ज़रिए जब तक हमें यकीन होता है कि अंदर डिस्क या रीढ़ की हड्डी में कुछ नहीं हुआ है तब तक इलाज करते हैं। ये मांसपेशियों से जुड़ी तकलीफ है। हमारी इंस्ट्रक्टर्स की टीम बहुत ही एक्सपर्ट है जो सही एक्सरसाइज करवाकर उसे ठीक से पूरा करवाती है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटे बच्चों में भी ये कमज़ोरी आ गई है। पहले ये सिर्फ महिलाओं में ही देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी ये समस्याएं होने लगी हैं। परसों मेरे पास 8वीं कक्षा का एक लड़का आया था और उसकी लगातार पीठ दुख रही थी। बाद में मुझे समझ आया कि वह सोफे पर बैठकर ही पढ़ाई करता है या वह कभी खेलने ही नहीं गया, वह घर पर ही बैठकर खेल खेलता है। यानी अगर मांसपेशियों में ताकत लानी है तो बचपन से ही जीवन शैली सही होनी चाहिए। या फिर वे शिकायत करते हैं कि बच्चों से पीठ पर बस्ते का बोझ नहीं संभलता, तब मैं उन अभिभावकों से कहती हूँ कि बस्ते के वजन की शिकायत करने के बजाय बच्चे की पीठ को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दें। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। तो फिर बचाव के लिए बचपन से क्या किया जा रहा है? बचाव के लिए बच्चों को खेल और व्यायाम का महत्व समझाना और उनमें रुचि पैदा करना बहुत जरूरी है। तो जो साधारण खेल होते हैं, हमें पहले स्कूल में कसरत करवाई जाती थी। ये कसरत हफ्ते में 2 बार तो करवाई ही जाती थी और सभी मैदानी खेलों में बच्चे बहुत भाग लेते थे। तो फिजिकल ट्रेनिंग के क्लास अब मुझे नहीं पता आजकल स्कूल में कितनी बार लेते हैं और बच्चे उसमें क्या करते हैं, लेकिन ये फिजिकल ट्रेनिंग के क्लास भी बहुत अच्छे हैं। व्यायाम में पैर हिलाने और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। उसी तरह सभी प्रकार के खेल, योगासन, सूर्य नमस्कार, इन सभी चीजों से मांसपेशियों में मजबूती आना या रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आना, इसके लिए ये सभी चीजें बहुत उपयोगी हैं। परसों एक आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र का एक युवक आया था और वह कहता है कि मैं जब एर्गोनॉमिकली कैरेक्टेड कुर्सी पर बैठता हूं तो मेरी पीठ दुखती है, फिर थोड़ी देर बाद मैं उठकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठता हूं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे दिन भर में 8-10 घंटे बैठना पड़ता है। तो फिर उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो अब ऐसा है कि एक बहुत बढ़ा वर्ग है जो युवा पीढ़ी का है, उन्हें 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे बैठकर रहना पड़ता है। तो इस पर इस इंडस्ट्री ने भी काफ़ी रिसर्च किया है और उन्होंने कुछ समाधान दिए हैं, जैसे कि एर्गोनॉमिक डेस्क, और उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें थोड़े स्ट्रेचिंग के व्यायाम करने चाहिए। आका हर 1 या 2 घंटे में एक ब्रेक लेकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही गर्दन, कमर और पैरों के कुछ स्ट्रेचेस करना जरूरी है, जिसमें आप अपने काम में बाधा डाले बिना 1 से 5 मिनट तक थोड़ी हलचल कर सकते हैं। मैं खुद एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैं हिंजवड़ी में कई कंपनियों में बताती हूँ कि एर्गोनॉमिकली कैसे बैठना चाहिए, सही पोस्चर क्या है। मुझे तो लगता है कि स्कूल में पीटी के साथ कोर स्ट्रेंथ और बैठने का सही पोस्चर क्या है ये भी शामिल करना चाहिए। तो हम इस बारे में सरकार से संपर्क करेंगे, लेकिन कुछ दिनों में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य, बचपन से ही बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप खुद देखिए, बचपन में हमेशा माता पिता कहते थे ठीक से बैठो, सीधे बैठो। दादा हमेशा डांटते थे कि सीधे बैठो, झुककर बूढ़ों की तरह क्यों बैठे हो। ये पुरानी बातें थीं। आज हमें इसका मतलब समझ आ रहा है कि अगर आप आज देखें तो छोटे बच्चे मोबाइल में देखना, आईपैड में देखना, टीवी की तरफ देखते रहना, इन सब चीजों की वजह से उनकी गर्दन की हलचल कम हो गई है, उनकी मांसपेशियों की मजबूती कम हो गई है और उनके पोस्चर खराब हो गए हैं। पोस्चर सुधारना चाहिए। बैठने और खड़ीडीढे रहने का सही तरीका क्या है ये समझना चाहिए। जब भी संभव हो या तुरंत विशेषज्ञों से कोर एंगेज करना और कोर की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है ये जरूर सीखना चाहिए। बच्चों की पीठ की मजबूती बढ़ानी चाहिए, यानी बचपन से ही उन्हें कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। लाइफस्टाइल एक्टिव होनी चाहिए, बैठने की कुर्सियां अच्छी होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए तो शायद उन्हें और बेहतर तरीके से अपनी रीढ़ की हड्डी का जीवन मिल सके। ये सच है और आपने जैसा कहा उस हिसाब से ये बढ़ा है। हमारे यहाँ हम कैसे करते हैं, हमारे पास सभी प्रशिक्षक हैं। मूल रूप से हमारा मेडिकल जिम ही है, इसलिए आपके आने के बाद आप कितना वजन उठाते हैं हम उसे महत्व नहीं देते। आप वजन कैसे उठा रहे हैं? सही है।
लेकिन होता यह है कि जब सामने वाला बच्चा कुछ भारी डेडलिफ्ट करता है तो ईगो आ जाता है और उसका झुकाव ज्यादा वजन उठाने की तरफ होता है। उस समय भी अगर पोस्चर एकदम सही हो तो आपको कोई चोट नहीं लगती। लेकिन पोस्चर सही होने का मतलब सिर्फ बैठने का पोस्चर नहीं है, हर व्यायाम का भी एक सही पोस्चर होना चाहिए। आजकल की जो मशीनरी है वह एर्गोनॉमिकली बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत बेहतरीन बनाई गई है। मैं यही पूछने वाली थी कि जिम में व्यायाम करने से पीठ दर्द होता है, इस धारणा में कितनी सच्चाई है? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि बिना आदत वाले व्यायाम, बिना किसी देख रेख के, किसी इन्फ्लुएंसर या रील को देखकर या किसी फिल्मी हीरो की नकल करके अचानक ऐसे व्यायाम करना जिसके हमारे शरीर को आदत नहीं होती, इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी की डिस्क में चोट लगना, मांसपेशियों में खिंचाव आना और फिर रिहेबिलिटेशन न करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर हम देखते हैं, हमेशा पढ़ते हैं कि बहुत ही प्रशिक्षित खिलाड़ी भी जिन्हें खेल खेलते समय चोटें लगती हैं, तो खेल खेलते समय चोटें वे अत्यधिक प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनकी ताकत अच्छी होती है, फिर भी उन्हें